न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की, उस बलूचिस्तान की जो भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही एक आज़ाद देश बन गया था, लेकिन पाकिस्तान के जनक यानी मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे ने उसे पाकिस्तान में मिला दिया और भारत हाथ मलता रह गया। बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने के घटना चक्र में एक अहम तारीख है 27 मार्च 1948। उस वक्त बलूचिस्तान में एक रियासतों का एक ग्रुप हुआ करता था जिसके चीफ थे कलत की रियासत के शासक मीर अहमद यार खान, और वो भारत की राजधानी दिल्ली से प्रसारित होने वाले ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों के प्रसारण को सुनने के शौकीन थे। कई जगह ऐसा लिखा गया है कि 27 मार्च के दिन 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर प्रसारित हुई जिसके मुताबिक उस वक्त के भारत के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कलत के खान यानी कलत के शासक भारत के साथ अपनी रियासत का विलय करना चाहते हैं, लेकिन भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है। वीपी मेनन का यह बयान कलत के खान के लिए एक बड़े धक्के की तरह था, क्योंकि इस बयान के बाद ये साफ हो गया था कि भारत के साथ विलय की उनकी तमाम सीक्रेट कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं। हालांकि इस बयान के प्रसारित होने के अगले दिन भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक पाकिस्तान को बहाना मिल चुका था। ऑल इंडिया रेडियो पर बलूचिस्तान की खबर प्रसारित होने के अगले ही दिन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने कलत की रियासत पर कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान आर्मी की 7th बलूच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलजार की अगुवाई में कई बख्तरबंद गाड़ियों ने कलत रियासत की सीमाओं को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान कलत के खान को कराची लेकर गए और कलत रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के विलय पत्र पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए, यानी कलत रियासत का पाकिस्तान में विलय हो गया। आज के बलूचिस्तान का लगभग ज़्यादातर हिस्सा कलत रियासत के तहत ही आता था। तो ये कहानी बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने के उस घटना चक्र की शुरुआत थी। इस रियासत का पाकिस्तान में विलय एक बहुत बड़ा धोखा और इंटरनेशनल गेम का हिस्सा माना जाता है। कैसे? दरअसल कलत रियासत की पोजीशन ब्रिटिश भारत की बाकी रियासतों की पोजीशन से अलग थी। कलत के साथ ब्रिटिश सरकार की संधि और नीति बाकी रियासतों से अलग थी। अपने पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान से सटी कलत रियासत के साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने 1876 में एक समझौता किया था, जिसकी धारा 3 के तहत ब्रिटिश राज कलत की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए बाध्य था। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यह तय हो चुका था कि ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर जाने वाले हैं, बस कब जाएंगे ये वक्त का सवाल था। तब कलत के खान ने ब्रिटेन में अपनी रियासत की आज़ादी के लिए लंबा मुकदमा लड़ा। इस मुकदमे में उनकी ओर से दलीलें रखने वाले वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, यानी वही जिन्ना जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। जिन्ना ने यह मुकदमा जीत भी लिया, और इत्तेफाक देखिए कि जिस कलत रियासत की आज़ादी के लिए जिन्ना ने अदालत में लड़ाई लड़ी, उसे ही कुछ वक्त बाद ताकत के दम पर जिन्ना ने पाकिस्तान में मिला लिया। ये एक बड़ा धोखा था। बलूचिस्तान की आवाम जिन्ना के इस धोखे को हमेशा याद रखती है। कलत रियासत को लेकर जिन्ना ने एक के बाद एक कई धोखे दिए। दरअसल अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के वक्त देसी रियासतों को 2 कैटेगरी में बांटा था। 560 देसी रियासतें कैटेगरी ए में आती थीं, जो ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के तहत थी, जबकि कलत, भूटान और सिक्किम जैसी रियासतें विदेश मंत्रालय के तहत कैटेगरी बी में रखी गई थीं। कलत का रुतबा अलग था। 1876 के समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार कलत के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देती थी। यही वजह थी कि कलत के नवाब कभी दिल्ली के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल नहीं हुए। वो खुद को ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, लिहाजा उनकी रियासत बाकी रियासतों की तरह भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान की आज़ादी से कुछ दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को कलत की रियासत का पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें खुद जिन्ना ने उसकी आज़ादी का सम्मान करने पर सहमति दी। ब्रिटिश सरकार भी इस समझौते में शामिल थी। कलत रियासत यानी आज का बलूचिस्तान भारत पाकिस्तान से पहले ही आज़ाद हो चुका था 11 अगस्त 1947 को।
कलत के खान ने डगलस येट्स फेल को अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया और कराची में अपना उच्चायोग खोलकर अपना दूत भी नियुक्त किया। ये हालात थे। कलत के एक तरह से आज़ाद होने के बाद, यानी कलत आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसके खान को, उसके जो शासक थे, उनको ये आशंका थी कि जिन्ना अपना वादा तोड़कर उनकी रियासत पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी सोच के मद्देनज़र, इसी आशंका के मद्देनज़र उन्होंने भारत के साथ अपनी रियासत के विलय की कोशिश भी की और अपने कई दूत भी भेजे भारत सरकार से बात करने के लिए, कांग्रेस से बात करने के लिए, लेकिन उसका उन्हें फ़ायदा नहीं मिल सका। कोई नतीजा इस बात का नहीं निकल सका। कहा तो यह भी जाता है कि कलत रियासत पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान को ब्रिटिश सरकार ने ही प्रेरित किया था। दरअसल स्थिति कुछ ऐसी थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका था। अब ब्रिटेन अमेरिका का दुश्मन जर्मनी नहीं था, बल्कि कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ था। ब्रिटेन को आशंका थी कि मध्य एशिया में अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ कलत को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर सकता है और ऐसा होने पर ईरान के तेल की सप्लाई लाइन पर सोवियत संघ का प्रभाव हो जाएगा। कलत जैसी कमजोर रियासत अपना बचाव नहीं कर सकती है, लिहाजा उसे पाकिस्तान में शामिल कराया गया। एक बड़ा गेम कलत के साथ खेला गया इंटरनेशनल लेवल पर। कलत यानी बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि उसकी आज़ादी की दुश्मन उसकी भौगोलिक स्थिति ही बन गई है। इसी भौगोलिक स्थिति के चलते अब पाकिस्तान का दोस्त चीन, उसको बलूचिस्तान में दिलचस्पी पैदा हो चुकी है। कैसे? बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43% हिस्सा है, जबकि उसकी आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 6% ही है। इतनी बड़ी आबादी, कम आबादी और इतनी ज़्यादा ज़मीन। बलूचिस्तान की ज़मीनी सीमा ईरान और अफ़गानिस्तान से लगती है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया के देशों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जबकि अरब सागर में बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर बंदरगाह के जरिए मिडिल ईस्ट के देश, कई सारे देशों समेत अफ्रीकी देशों तक पहुंच बनाना आसान है। ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से भी ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम यानी BRI के तहत अपने प्रांत जिनजियांग से ग्वादर बंदरगाह तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसे CPEC कहते हैं। चीन की कोशिश है कि इस कॉरिडोर के जरिए वो ग्वादर बंदरगाह का उपयोग करके सड़क मार्ग से अपने प्रोडक्ट्स को बाकी देशों में तो भेजे ही, साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों से अपनी एनर्जी इंपोर्ट के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर ले। कैसे? दरअसल चीन अपनी एनर्जी की ज़रूरतों का ज़्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से ही हिंद महासागर के जरिए आयात करता है, लेकिन उसे आशंका है कि अगर भविष्य में कभी भारत के साथ उसकी जंग होती है तो इंडियन नेवी हिंद महासागर में आसानी से उसकी नाकेबंदी कर सकती है, लेकिन ग्वादर पोर्ट के जरिए उसे एक सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। चीन अपने इसी प्रोजेक्ट में करोड़ों डॉलर्स की रकम खर्च कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के बागी उसके प्रोजेक्ट्स को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं। ये वही लड़ाके हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कई सालों से जंग लड़ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जंग लड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर कलत रियासत पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन कलत की आवाम को पाकिस्तान की गुलामी मंजूर नहीं हुई। बलूचिस्तान के लोगों के बीच में ये राय आम है कि पाकिस्तान की पंजाब डोमिनेटिंग आर्मी बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रही है। बलूच ट्राइब खुद को पाकिस्तान से अलग मानती है और इसके लिए उसके कई ग्रुप्स लगातार हथियारबंद बगावत करते आए हैं। इस बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तान आर्मी भी कई कठोर ऑपरेशंस चला चुकी है। साल 2006 में तो उस वक्त के पाकिस्तान के शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान आर्मी को एक ऐसा ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत दिग्गज बलूच लीडर नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या तक कर दी गई थी। और अकबर खान बुख्ती कोई आम अलगाववादी लीडर नहीं थे बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान के गवर्नर रह चुके थे और बलूच ट्राइब के सबसे बड़े बुख्ती कबीले के लीडर थे। अकबर खान बुख्ती की मौत ने बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे कई बलूच हथियारबंद ग्रुप्स फिर से एक साथ आ गए। अब तो इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है उसके साथ भी हाथ मिला लिया है और पाकिस्तान आर्मी के लिए बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पाना या बलूचिस्तान में अपना कंट्रोल बनाए रख पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन ने भी पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में हमलों पर लगाम कसने के लिए कहा है, स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए कहा है। चीन लगातार दबाव बना रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बात अगर पाकिस्तान से ना संभली तो अपने प्रोजेक्ट्स और अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए चीन बलूचिस्तान में अपनी सेना तक भेज सकता है और अगर ऐसा होता है
तो यह बलूचिस्तान की बदकिस्मती का एक नया चैप्टर होगा। पाकिस्तान अक्सर भारत पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत में इस मामले पर अक्सर चुप्पी साधी ही जाती रही है, यानी भारत ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। लेकिन साल 2016 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र जरूर किया था। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मोदी के इस भाषण से पाकिस्तान में हलचल मच गई थी और बलूच लोगों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी थी। उसके बाद भारत के ऑल इंडिया रेडियो से बलूच भाषा में कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए। ये वही ऑल इंडिया रेडियो है जिसके जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था, जिसके एक प्रसारण ने साल 1948 में बलूचिस्तान की किस्मत लिख दी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।